हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड टर्म का सिलेबस। और उसमें चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आपने 6th क्लास से पढ़ा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। बट बेटा मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि दो तरह की लाइफ प्रोसेस होती हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। तो जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर में आता है क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है। और हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं इट इज नॉट एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे डिफाइनिंग फीचर्स है ऑर्गेनिजम्स के। तो जब रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, तो भी क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? दूसरा फैक्टर आ जाता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, एनर्जी विल बी स्पेंट। तो एनर्जी लॉस प्रोसेस भी होगी कि लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस, बट स्टिल रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल। व्हाई इट इज सो? कभी सोचा आपने इस बारे में? कभी आपने सोचा कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? अब देखें, आप स्क्रीन पे आप देखें बेटा, क्या डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की कि स्पीशीज नीड टू रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू सरवाइव, राइट? अब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या हो गई रिप्रोडक्शन की? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, अब आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या हो गई? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है विच मेंटेन स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटेन स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये मैंने जानबूझ के बड़ा लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड फैक्टर और सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हो मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के साथ साथ लाइफ को मेंटेन करता है अर्थ पे हमारे। और थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंश्योर करता है, इंश्योर दैट नो स्पीशीज, चाहे वो एनिमल स्पीशीज है और चाहे वो प्लांट स्पीशीज है, नो स्पीशीज एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ। कि कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो पाए, लाइफ मेंटेन रहे अर्थ पे। और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसकी ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। समझ आया बच्चों? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्शन, कि इकोसिस्टम को स्टेबल रखे, लाइफ को मेंटेन करे, और कोई भी स्पीशीज चाहे वो प्लांट की एनिमल की है वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहां पे आप पूछ सकते हो। आगे चले बच्चों, चलिए। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? अभी तो हमने इंपॉर्टेंस देखी थी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस है।
ठीक है। तो लाइफ को मेंटेन करता है, एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ ईच स्पीशीज। और इसीलिए मैंने जो पहला सबसे पहले बात डिस्कस करी थी कि बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो जाती है फिर भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आपने देखा होगा जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम यहाँ पे हैन देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम अमीबा देख पा रहे हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स है, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जबकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, उनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत कम रहता है। ये आगे डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपनी, या उसमें कोई एरर होता है। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, जो कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या हम कह सकते हैं कि पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। और वो किसकी हेल्प से होते हैं? इस डीएनए की हेल्प से। ये डीएनए स्पेसिफिक होते हैं। अब ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर आपको पता हो, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव क्रोमोसोम्स। एक सेल होती है, सेल में क्रोमोसोम होता है, राइट। अब इसका न्यूक्लियस है, जहां पे सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। तो थोड़ी सी नई चीजें आ रही हैं। सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पे देखें, सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पे इस तरह से थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेगी, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स किस में चेंज हो जाता है? रोड शेप स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम कह देते हैं क्रोमोसोम। तो अब इससे क्या बन गए? क्रोमोसोम। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड, राइट। अब इस क्रोमोसोम पे, हर क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, एंड कॉपी ऑफ द जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो ये जो डीएनए है न्यूक्लियस में, इसमें सारे की सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें सारे के सारे वो कह सकते हैं कैरेक्टर्स हैं, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर सकते, हो सकते हैं या किए जाते हैं। तो डीएनए जो है, डीएनए हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है। डीएनए इज इंफॉर्मेशन सेंटर, ये सबको चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर डीएनए में कोई चेंज आएगा, तो इसका मतलब उसकी वजह से जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उनमें चेंजेस आ जाएंगे, और प्रोटीन में चेंजेस आ गए तो इसका मतलब जो फंक्शन वो रेगुलेट कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। सो डीएनए कोपिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे आप देखें, ये सेल का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है? ये डीएनए है। डीएनए कोड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। अगर इस डीएनए में कोई चेंज आया, तो प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होगी वो डिस्टर्ब होगी, उसमें चेंजेस आएंगे, तो बॉडी का जो कैरेक्टर्स है, बॉडी का जो डिजाइन है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं।
तो क्या एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनती है, या हम कह सकते हैं कि क्या डीएनए कॉपिंग 100% एक्यूरेट होती है? बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या डीएनए कॉपिंग 100% होनी चाहिए या होती है। देखिए नॉर्मल सी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में, या किसी भी सेल, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो एक से दो, दो से चार की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह डीएनए की कॉपिंग होती है। डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन को आप समझ सकते हो कॉपिंग, डीएनए की हम कॉपीज बना रहे हैं तो दो कॉपी बन गई, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग जब होती है वो सिमिलर होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। जो पेरेंट है उसके आइडेंटिकल नहीं होगी ये नई कॉपी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए कॉपिंग अगर 100% हो गई तो देर विल बी नो वेरिएशन, वेरिएशंस नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गए तो भी हार्मफुल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं नियरली 99% सेम होता है, ओनली 1% डिफरेंस होता है। तो 1% जो वेरिएशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे देखेंगे। दे फॉर्म बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है, नए कैरेक्टर्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, नंबर वन, ठीक है। वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा हो गए, मैंने बताया आपको, तो न्यू बोर्न विल डाई, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और माइल्ड होंगे, कम होंगे, तो उसकी वजह से सर्वाइवल हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो डीएनए कॉपिंग 100% नहीं होती, मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच रिजल्ट्स इन वेरिएशन, एंड वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वेरिएशन causes फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, और उसी की वजह से इवोल्यूशन होता है, स्पेशिएशन होता है, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। चलो यहां तक समझ आया? चले आगे, चलिए चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, कि जो बॉडी डिजाइन है किसी भी इंडिविजुअल का, वो डीएनए की हेल्प से ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग्स में, जिसको हम चिल्ड्रन कह देते हैं, या कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। सो डीएनए कॉपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन नॉट 100%। डीएनए कॉपिंग 100% ना हो, 100% होगी तो कार्बन कॉपीज बन जाएगी, जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसलिए उनमें वेरिएशंस नहीं होते, वो कार्बन कॉपी होते हैं। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, आप देखते हो बेसिक बॉडी डिजाइन सेम है हमारा, दो आंखें हैं सबके, एक नाक है, दो ईयर्स है, सब सब देखने में एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम नहीं है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। और उनमें भी बाद में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं बच्चों। तो नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम, एंड इट फॉर्म द बेसिस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलिए, so what is the importance of variation? अभी हमें पता चल गया एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका निश कहते हैं, दैट इज नोन एज निश। कंसिस्टेंट डीएनए कॉपिंग मटेरियल मेंटेन्स बॉडी डिजाइन, और उसकी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रह सकते हैं। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा। लेकिन निश जो है बहुत सारे रीजन से चेंज हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स,
साइबेरियन क्रेन जैसे हैं, वो रशिया से इंडिया में आ जाती है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से निश चेंज हो सकता है। फूड कम हो गया किसी पर्टिकुलर रीजन से, तो वहां से वो माइग्रेट कर जाएंगे। निश चेंजेस ड्यू टू मैनी रीजंस, टेम्परेचर, वाटर लेवल, मेट्रो हिट कर गए। लेकिन अगर ड्रास्टिकली चेंज होता है, तो अगर सडन चेंज होगा, तो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, कई बार अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन आप देख रहे हो। ये जो ब्लू कलर है ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, और जो ये पर्पल कलर है ये वेरिएशन की वजह से जो डेवलप हुआ, कि उस एरिया में एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर राइज कर गया, और टेम्परेचर राइज की वजह से मोस्टली जो बैक्टीरिया थे वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, अडेप्ट कर लिया, हीट सेंसिटिव हो गए जो, वो सरवाइव कर गए। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ पर्पल कलर के बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब वेरिएशन आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब टाइम की वजह से नया कैरेक्टर आता है, न्यू कैरेक्टर्स अराइजेस, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इन ए पर्टिकुलर स्पीशीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज इज नोन एज स्पेशिएशन। तो जो वेरिएशन है इट लीड्स टू स्पेशिएशन ऑल्सो, और जब स्पेशिएशन होगा तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन अकर। सो इनडायरेक्टली वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, राइट, हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, एंड लीड्स टू स्पेशिएशन एंड कॉजेस इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इज इंडीड फॉर इवोल्यूशन, इट एंश्योर बेटर पॉसिबिलिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, हेल्प द स्पीशीज टू रेजिस्ट। अभी बैक्टीरिया का देखा हमने, हीट सेंसिटिव जो हो गया वो बच गया, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया टेम्परेचर के हिसाब से, वो खत्म हो गए, राइट। एक और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, एंड इट शोज 3 कैरेक्टर्स। बिल्कुल बेसिक सा एक। अब इसने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन के बाद इससे 2 ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए। अब एक में बेसिक बॉडी डिजाइन सेम रह गया, एग्जैक्टली सेम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एज इट इज है, ये कार्बन कॉपी हो गया। लेकिन दूसरे में वेरिएशन आ गया, फॉर एग्जांपल वेरिएशन आ गया उसमें। वेरिएशन किस फॉर्म में हो सकता है, कि एक जो कैरेक्टर था यहाँ पे, मान लो ये हो गया, तो ये वेरिएशन हो गया। अब जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। एक ने वही बेसिक डिजाइन फॉलो कर लिया, लेकिन एक में फिर से वेरिएशन हो गया, और ये इसकी जगह कैसा हो गया। तो आप देख रहे हो, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन। 2 जनरेशन के बाद ही ये ऑर्गेनिज्म एंटायरली डिफरेंट हो गया अपने पेरेंट पॉपुलेशन से। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब अगर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये नए कैरेक्टर्स इसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे। वेरिएशन आया, वेरिएशन की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के वेरिएशन हो गए। नेगेटिव वेरिएशन कॉजेस
डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल ही नहीं हुआ, पॉजिटिव वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुए, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, न्यू कैरेक्टर डेवलप हुए, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, अब काफी जनरेशन के बाद, बहुत सारी जनरेशन के बाद न्यू कैरेक्टर्स का एक्यूमुलेशन हो गया, और उस प्रोसेस को हम कह देते हैं स्पेशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और स्पेशिएशन होता है नेचर में तो हम कहते हैं इवोल्यूशन अकर्ड। सो वेरिएशन कॉजेज इवोल्यूशन, वेरिएशन कॉजेज स्पेशिएशन, वेरिएशन कॉजेज better possibility of survival, variation help to adapt to the environmental conditions. Is it clear? अब देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो नेक्स्ट लेसन होगा, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेक्चर 2। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, followed by sexual reproduction. Till then, stay healthy, stay safe.